हेलो। हम लोग आज जीओसी में रेजोनेंस का एक लगभग लास्ट तो हम कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है। एसिडिक नेचर जो है वो सब पढ़ेंगे। इसमें दो इफेक्ट आज बड़े इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है SIR और SIP। इन दोनों इफेक्ट की हम बात करेंगे। ये लगभग रेजोनेंस का जो है एकदम लास्ट पार्ट है। मैंने आपको जितना भी रेजोनेंस में हो सकता था वो सारा का सारा करा दिया है। ये लगभग अब ये लास्ट ही चल रहा है। इसके बाद हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तो चलो बेटे, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोगों ने कहां तक कर लिया था। ये हमारा उस दिन हमने यहाँ पर स्टॉप की थी क्लास अपनी। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से का रेट हम डिसाइड कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ R&I इफेक्ट। इसके साथ साथ हमने कार्बोकैटायन कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत की थी। देखो बेटे, एक दो पॉइंट मैं इसमें और लिखा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद SIR और SIP इफेक्ट पे चलेंगे। नोट बेटा, नोट नंबर 1, R effect is only applicable on ortho and para positions. That is, क्या कहना चाहता है? There is no R effect on meta position. At meta position, only I effect operates. एक एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक, और यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ। ये कार्बोकैटायन है, बेंजाइलिक, और इसके मेटा पे NO2 ग्रुप लगा हुआ। अब इन दोनों में बातचीत देखिए। ये जो पैरा पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर -R लग रहा है और -I भी लग रहा है। दोनों इफेक्ट एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं। दोनों इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। I इफेक्ट दूर है, R इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। R इफेक्ट कहीं पर भी हो, कितनी भी दूर हो, उसका इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, वो सेम इफेक्ट लगाएगा। लेकिन मेटा पोजीशन पे R काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ -I काम कर रहा। तो अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में मैं बात करूं तो मेटा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। किसकी बात कर रहा हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बेटा,
मेटा पर -I कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, जबकि पैरा पोजीशन पर -I और -R दोनों डिक्रीज करेगा। आपको मालूम है R इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन कंपैरिजन टू I इफेक्ट। R इफेक्ट I इफेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा ताकतवर है। The only one exception in this case is of halogen, where the I effect becomes more prominent in comparison to R due to the high electronegativity and very strong -I present in the halogens. Only the case of halogen is the case where the I effect, operative I effect, is more powerful than that of R effect. In all the other cases, R effect is highly powerful than I effect. तो अगर इन दोनों बात की बात देखी जाए तो here the -R is operating, also -I is operating, and both are decreasing the stability of carbocation. So stability of carbocation will be decreased to much more extent in comparison to that of NO2, which is present at meta position, because in that case only -I is operative and R is not operative. Hence the less quantity of decrease in stability is observed. तो मेटा वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ, स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो ही रही है NO2 से, बट इन द केस ऑफ मेटा पोजिशन ओनली -I इज डिक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड R इज नॉट ऑपरेटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मेटा पोजिशन पर R इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, याद रहेगा। अजय, नीतू, हिमांशु, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है SIR एंड SIP। SIR नाम है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। This effect is observed in benzoic acid as ortho effect. Actually, due to presence of bulky group at ortho position, the steric hindrance is observed in resonance. ये इसका एक्सप्लेनेशन है, समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं, समझिए। देखिए बच्चों, रेजोनेंस में टेक पार्ट करने में परेशानी होगी अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप आ जाए। देखिए, एक एक स्टेप समझा रहा हूं, समझिएगा। ये I मैंने लगा दिया और इसके ऑर्थो पोजीशन पर मैंने NO2 लगा दिया और यहां पर भी मैंने I लगा दिया। बेटा, आयोडीन एक हेलोजन है जिसके पास 3 लोन पेयर,
निखिल, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे? हाँ, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने चाहिए, और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे तो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करेगा। अंशिका, सिंगल बॉन्ड में अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाए तो रेजोनेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाती है। याद है आप लोगों को? ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूं कि इस आयोडीन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ x है, और इस आयोडीन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ y है, लेट x एंड y, ये क्वेश्चन है, आर द बॉन्ड लेंथ्स। देन विच, हाँ बता रहा हूं बेटा, ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन regarding bond length is correct? नंबर ए ऑप्शन है x इज इक्वल टू y, नंबर बी ऑप्शन है x इज ग्रेटर देन y, नंबर सी ऑप्शन है x इज लेस देन y, और नंबर डी ऑप्शन है आपका कि can't be predicted, can't be predicted, ये ऑप्शन। हिमांशु, मैंने ये बताया कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेगा तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब हमको ये बताना है कि एक्स और वाई में कौन बड़ा है और कौन छोटा, या दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों आयोडीन है और दोनों का लोन पेयर टेक पार्ट कर रहा है। निखिल, थोड़ी जल्दी कर दी, ध्यान दीजिए बेटे, ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान से देखिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन the steric hindrance is observed in resonance। क्या मतलब हुआ? ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई बल्की ग्रुप आ गया तो रेजोनेंस को नहीं होने देता, हिंड्रेंस करता है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, स्टेरिक मतलब कोई बल्की ग्रुप के कारण आने वाली रुकावट। ड्यू टू द हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय NO2, due to the hindrance created by NO2, the lone pair on this nitrogen atom, that is the bond length X, sorry, on this iodine atom will not be completely able to take part in resonance। मतलब रेजोनेंस में टेक पार्ट कम होगा, कम होगा तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी कम आएगा, मोर टूवर्ड सिंगल बॉन्ड रहेगा, मतलब X में मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा इन कंपैरिजन टू Y, क्योंकि Y के ऑर्थो पोजीशन पर, Y में भी तो दो ऑर्थो हैं, सेकंड वाली देखो, ये वाली ऑर्थो है, ये वाली ऑर्थो, तो Y के ऑर्थो पोजीशन पर ये वाला जो है कोई ग्रुप नहीं है, तो ये लोन पेयर इजीली टेक पार्ट करेगा। मैं देख ऐसे दिखा देता हूँ, ये लोन पेयर टेक पार्ट आसानी से करेगा, जबकि ये लोन पेयर टेक पार्ट करने में दिक्कत करेगा। मैं डॉटेड लाइन दिखाता हूँ,
मैं ये मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं करेगा, समझ में आता कि हो सकता है थोड़ा बहुत कर ले, बट यहां मुश्किल आएगी। लोन पे टेक पार्ट करने में थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है NO2। तो इसका मतलब X वाला में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होंगे और Y वाले में डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा होंगे। तो बेटा कौन छोटा होगा और कौन बड़ा? X बड़ा हो जाएगा। क्यों? उसमें लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करने में प्रॉब्लम दे रहा है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। तो X बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द Y। अच्छा, Y छोटा क्यों हो जाएगा? Y इसलिए छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आसानी से टेक पार्ट कर रहा है और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर शो करने लगेगा। तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। एक और वर्ड को ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। समझ में आ गया सब लोगों को? निखिल, आप लोगों को भी समझ में आ गया? नीतू, आयुष, बोलिए। ऑर्थो इफेक्ट यहां लिख के दे रहा हूं। ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट any group present at ortho position to benzoic acid increases the acidic nature of benzoic acid। क्यों? ऐसा क्यों करेगा भाई? बेंजोइक एसिड को रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करने देगा, और अगर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करने देगा तो बेंजोइक एसिड इजीली HIN रिलीज कर पाएगा। और ध्यान रखना एनी ग्रुप लिखा है। नॉर्मली ये कहते हैं हम कि इफ -R इज प्रेजेंट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, -I इज प्रेजेंट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। नॉर्मली हम ये कहते हैं इफ +R इज प्रेजेंट +I इज प्रेजेंट एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा नहीं। -I हो +I हो -R हो +R हो, कोई इफेक्ट हो ग्रुप में, अगर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है किससे? बेंजोइक एसिड, तो वो बेंजोइक एसिड के सब्स्टिट्यूटेड पार्ट का एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देगा। जरा मैं एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ए है बेंजोइक एसिड, और हमारे पास बी है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमारे पास सी है NO2 ग्रुप लगा लो ऑर्थो पर। ठीक है, अब हमें इन तीनों का एसिडिक नेचर बताना है। चलो मैं एक और ले लेता हूं, डी। मेटा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा। अब इन चारों का मुझे एसिडिक नेचर बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। मेरे बच्चों, बी और सी इन दोनों में एक इफेक्ट काम करेगा जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। सी में भी काम करेगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि ग्रुप आ जाए
एसिडिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो B का एसिडिक नेचर और C का एसिडिक नेचर, दोनों का एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो, जबकि आपको मालूम है कि CH3 में प्लस आई इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा एसिडिक नेचर डिक्रीज करते हैं। NO2 में माइनस आई माइनस आर काम करेगा और ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा, मैं जानता, लेकिन यहाँ पर NO2 में माइनस आई माइनस आर का कोई काम नहीं है। यहाँ NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है तो वो भी ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट करता है। अपने माइनस निगेटिव आई इफेक्ट के कारण NO2 का ऑर्थो इफेक्ट इन कंपैरिजन टू CH3 ज्यादा हो। तो भैया C का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो, C के बाद B, B के बाद क्या, D या A? बेटा A, और A के बाद D। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, यहां पे प्लस आई ऑपरेट कर रहा, और प्लस आई एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर दे। ऑर्थो इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, लेकिन प्लस आई एसिडिक नेचर को घटाता है। अब आप कहोगे सर ये भी तो CH3 था। भैया ये ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आ जाए तो चाहे वो प्लस आई हो, माइनस आई हो, प्लस आर हो, माइनस आर हो, एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो इस COH को रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देता। इस इफेक्ट का नाम है SIR, और बेंजोइक एसिड के केस में इस इफेक्ट का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते। नोट, क्या नोट है? ऑर्थो इफेक्ट is directly proportional to steric hindrance. Steric hindrance, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? बल्कि ग्रुप का आ जाना। तो जितना बड़ा ग्रुप आ जाएगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए। तो जरा ध्यान दो, ए पार्ट हमें क्या बताना है? एसिडिक नेचर बताना। किसका एसिडिक नेचर बताना है? बेंजोइक एसिड का। ये है F, ये है Cl, ये है Br, और ये है I। क्या आप एसिडिक नेचर बता सकते हैं? तो चलिए बेटा हम बात करते हैं कि इसका एसिडिक नेचर क्या हो। एसिडिक नेचर, ABCD सब ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब साइज ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का साइज बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, हिंड्रेंस समझ में आ रहा है ना? रुकावट। स्टेरिक मतलब उसके बल्कि नेचर के कारण आई हुई रुकावट। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसको ऑब्जर्व होगा? फ्लोरीन को,
क्लोरीन को, ब्रोमीन को या आयोडीन को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बता दिया आप लोगों ने आंसर। डी विल बी मोस्ट एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्थो इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। अच्छा, अंशिका, नीतू, निखिल, अजय, हिमांशु, महक, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा अगर हम इसमें ऑर्थो इफेक्ट न लगाते और हम नॉर्मल जीओसी के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो अजय गलत हो जाता, क्योंकि नॉर्मल जीओसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्लोरीन का माइनस आई बहुत पावरफुल और फ्लोरीन में माइनस आर भी बहुत ज्यादा ताकतवर लगेगा। सॉरी, फ्लोरीन में प्लस आर लगेगा, माइनस आर नहीं, माइनस आई बहुत ज्यादा ताकतवर लगेगा। और फ्लोरीन का प्लस आर लगेगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको मालूम है हेलोजेंस में आर इफेक्ट नहीं देखते, हेलोजन में आर इफेक्ट नहीं देखते। तो हेलोजन में इफेक्ट कौन सा देखेंगे? आई। मैं आपको बता चुका हूं, हेलोजन इकलौते एक ऐसे हैं जिनमें आर इफेक्ट लेस प्रोमिनेंट होता है और आई इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट होता है। तो हेलोजेंस का जो प्लस आर है मानता हूं, लेकिन मैंने कल भी इस चीज को समझाया था, हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की पावर होती है, डीएक्टिवेटिंग होती है। तो मैं मना नहीं कर रहा कि प्लस आर नहीं देगा, लेकिन प्लस आर देखेंगे ही क्यों? क्योंकि प्लस आर उसमें बहुत अच्छा नहीं होता। तो सब अच्छा कौन सा होता है? आई। और आई फ्लोरीन का बहुत ताकतवर है। तो अगर हम सिर्फ जीओसी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएं तो ऑर्थोफ्लोरोबेंजोइक एसिड मोस्ट एसिडिक आए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस। चलो एक और, अब वो अपने आप बताएंगे सभी बच्चे। ए, बी, सी, डी, सी के साथ 3 CH3 लगे, CH3 का होल फ्रेक्स। जल्दी बताओ, ये मैं 15-20 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको नहीं दे सकता इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वेरी गुड अजय, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक ठीक, सही है, बिल्कुल सही। अंशिका, नीतू, निखिल, सबका आंसर सही है, निखिल ने भी सही दिया। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में लगेगा? डी में। कार्बन के साथ ऑर्थो पोजीशन पर 3-3 CH3 लगे। आयुष सही है, तो इसका एसिडिक नेचर होगा डी, सी, बी, ए। अगला, ये भी नोट है, इफ OH group is present at ortho position, ortho effect is not operative
OH ग्रुप के लिए ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता। तो अगर मैं ये पूछूं कि बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, तो अगर ऑर्थो इफेक्ट काम करता नहीं है तो क्या होगा? तो OH में +R काम करेगा, क्योंकि I काम करेगा, -I मना नहीं कर रहा, लेकिन -I वीक होगा, और उस केस में इसका एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? ये सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। भैया जब ऑर्थो इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा और OH में +R प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया? ये तो गलत बात है बेटे। यहां एक दूसरा इफेक्ट काम कर रहा है, बताता हूं, देखो जरा ध्यान से। ध्यान रखना, OH में ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करता, तो क्या काम कर होता क्या है? जैसे ही OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H आयन डोनेट करके OH के साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता। क्या बनाता? तो ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड बिकम more acidic due to formation of intramolecular H bonding। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ गई? ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली जेई एडवांस कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेटिव नहीं है, फिर भी ज्यादा एसिडिक है, क्यों? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ये बेटा मैंने अभी इस पीरियड में आज आपको SiR समझाया। तो अगले पीरियड में मैं